ओके सो हेलो देयर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस कराएगा इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है, नाइन्थ में आप फर्स्ट टाइम इको पढ़ रहे हो, टेंथ में सेकंड आपका ईयर होगा। एंड अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लो या इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट लो तो 11th-12th में आप इसे और पढ़ोगे। सो आज ये हमारी एकदम स्टार्टिंग है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं चाहूँगा आप इसको ज़रा ध्यान से सुने। चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ध्यान रखिएगा, ये एक रियल विलेज नहीं है। पालमपुर नाम की एक विलेज है इंडिया में, बट वो ये नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। इसे हम एक फिक्टिशियस विलेज मानेंगे, ऐसी विलेज जो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो इस विलेज के एग्जाम्पल से हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. Hypothetical मतलब सोची हुई है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। पालमपुर एक ऐसी विलेज है जहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है दैट इज फार्मिंग, जैसा ज़्यादातर विलेजेस में होता है। वे सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। सो हमें पता चलता है कि जो फार्मिंग है वो वहाँ का सबसे मेजर ऑक्यूपेशन है लोगों का। बाकी जो काम लोग करते हैं दैट इज़ यही डेयरी वेरी हो गया, छोटे मोटे काम, वो थोड़े कम स्केल पे हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए दे नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब आपने ज्योग्राफी में 7th में 8th में 6th में पढ़ते ही आ रहे हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। समथिंग जो हमें हेल्प करे, जो हमारे लिए किसी चीज़ का सोर्स बने। मैं ज़्यादा एग्जैक्ट डेफिनेशन में नहीं जाना चाहता। ओके, हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी। ये सब ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में। As we read through the story of Palampur, as we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine. हम आगे आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कैसे रिसोर्सेज जुड़ते हैं, जुड़ के वो हमारे डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज बनते हैं। इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर का जो रोड नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है, आसपास के टाउन्स और विलेजेस से वो अच्छे से जुड़ा है। आप ट्रैवल कर सकते हो। रायगंज एक बड़ी विलेज जो पालमपुर से 3 किलोमीटर्स है, ज़्यादा दूर नहीं है। एक ऐसी रोड, ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर मतलब सारे सीजन्स को झेल सकती है, बारिश में ख़राब नहीं होगी, सर्दी में ख़राब नहीं होगी, सारे वेदर के लिए वो रोड है। वो रायगंज को जोड़ती है। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। अब भाई हमने पढ़ा कि नियरेस्ट विलेज है रायगंज, नियरेस्ट टाउन है शाहपुर। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट आपको विजिबल होगा रोड पर, जैसे कि बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज। बोगी होता है आपके बफेलो द्वारा ड्रैग करी हुई कार्ट जिसमें गुड़ भरा हुआ है, जैगरी, और बहुत सारी कमोडिटीज़। इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ मतलब कि समथिंग जिसको आप खरीद बेच सकते हो। ओके, कोई आपका रिसोर्स हो गया, कोई भी चीज़ जिसे आप ट्रेड कर सकते हो। टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स, ये सब वहाँ देखने को मिलते हैं। अब मोटर व्हीकल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि रोड्स कच्ची तो है नहीं, पक्की रोड्स हैं। दिस मीन्स दे हैव अ नाइस नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज जो अलग अलग कास्ट को बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा पॉपुलेशन का क्या ब्रेकडाउन है। उस 450 में से 80 अपर कास्ट है। अपर कास्ट आपको पता है इंडिया के गाँव में आज भी, कहने को तो यार कास्ट सिस्टम ऑलमोस्ट कम कर दिया गया, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन स्टिल कुछ एरियाज में कास्ट सिस्टम अभी भी है। सो जो मेजॉरिटी ऑफ द लैंड ओनर्स हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, वो अपर कास्ट के पास है। उनके घर बहुत बड़े हैं, ब्रिक और सीमेंट से बने हैं, कच्चे हाउसेज नहीं है, पक्के हाउसेज हैं। द एससीज दलित्स कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। अब जो लोअर कास्ट हैं, दलित्स, उनको विलेज के कोने में रहने को बोला गया ताकि वो मेन लोगों से इंटरेक्ट ना कर पाए, छोटे छोटे घरों में। हाउसेज मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। Electricity powers all the tube wells in the fields and is used in various types of small businesses. कहने का मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम आती है, अच्छा नेटवर्क है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। अब वहाँ एजुकेशन की बात करते हैं, एक प्राइमरी स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है। हेल्थ केयर की बात करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। यानी कि पूरी विलेज में 3 स्कूल हैं, ओके,
और 2 हेल्थ सेंटर्स हैं, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट। अब आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि इतना सब पढ़ने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि जो पालमपुर है वो ऐसी विलेज है जो इंडिया की मोस्ट ऑफ द विलेजेस से अच्छी है। रीज़न, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, ट्रांसपोर्ट है, ओके, स्कूल्स हैं, हेल्थ केयर है। इससे हमें पता चलता है इट इज़ फेयरली वेल डेवलप्ड। पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है जो हमें विलेजेस के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के थ्रू लेके जाएगी, हमें पता करवाएगी कि कैसे काम होता है विलेजेस में। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी अलग होती हैं उनको कहते हैं नॉन फार्म। देखो यार, 2 तरीके की होती हैं, एक होती है फार्मिंग, एक होती है नॉन फार्म एक्टिविटी। फार्मिंग में तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर से हटके जितनी सारी बच गई वो सब नॉन फार्म में आती हैं। उसमें क्या क्या आता है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एटसेट्रा। अब हम इन सब पे देखेंगे एक बार कि इसमें क्या क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि जितनी भी प्रोडक्शन है उसे ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। प्रोडक्शन आप क्यों करते हो, हमें कोई चीज़ चाहिए, हम उसे इसीलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो हम अपने लिए बना सकें। प्रोडक्शन के लिए हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ लैंड। यार ऑब्वियसली आपको कहीं भी फैक्ट्री लगानी है, कहीं रहना है, चलना है, यू नीड लैंड। तो पहली रिक्वायरमेंट इज़ लैंड होना चाहिए आपके पास, और लैंड से रिलेटेड रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। लेबर होते हैं वो लोग जो आपके लिए काम करेंगे, पीपल हु विल डू द वर्क। सब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क्स। कुछ चीज़ों के लिए अनस्किल्ड लेबर लगती है, कुछ में स्किल्ड। अब स्किल्ड कौन होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, जिन्होंने बहुत सीखा है उस चीज़ को अच्छे से, जो हर कोई नहीं कर सकता, जिसे सीखने में टाइम लगता है। मतलब उसमें आपका मेहनत, हाथ से उठाना, बोझ उठाना, वो सब नहीं, थोड़ा दिमाग वाला ज़्यादा काम रहता है। तो वो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं जो उसको अच्छे से सीखते हैं। अनस्किल्ड जो सिर्फ मैनुअल वर्क करते हैं, जैसे बोझ उठाना, ओके, इधर उधर भागना, सामान डिलीवर, दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो कुछ के लिए हाईली एजुकेटेड चाहिए होते हैं ऑपरेट करने के लिए मशीन्स को एटसेट्रा, और कुछ में नहीं चाहिए। बाकी एक्टिविटीज़ के लिए वी रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। मैनुअल होता है अनस्किल्ड वाला, जिसमें स्किल की ज़रूरत नहीं है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल, यानी कि आपने जो जो इनपुट डाला है अपने प्रोडक्शन में, आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, आप जितना रॉ मटेरियल लगा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, लेट्स सी। नंबर 1, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर एकदम सोचो, आपने एक बार खरीद ली तो सालों साल आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। एक बार आपने टूल्स खरीद लिए, आप एक बात बताओ, क्या दिन में आप 4 बार कोई हथौड़ी या स्क्रू ड्राइवर खरीदने जाते हो? नो, एक बार ले लिया, आप उसे बहुत सालों तक यूज़ करते हो। मशीन्स हो गई, सालों साल चलती हैं। बिल्डिंग्स, ये तो खैर बात टूटने तक तो चलती हैं। सो ऐसी चीज़ें जो बहुत सालों तक चलें, एक बार लेने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद चलती रहें, उन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जैसे कि फार्मर का प्लो हो गया, ठीक है, मशीन्स हो गई, जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, ये सब प्रोडक्शन में इस्तेमाल करी जाती हैं ओवर मेनी ईयर्स, इनको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड और कैपिटल हो गया आपकी इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इज रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। अब ये कुछ बी पार्ट में ऐसी चीज़ें हैं जो यार एक बार लगाने पे ख़त्म हो जाती हैं। आप बिस्किट बना रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बिस्किट बनाने के लिए बहुत सारे किलो में मैदा, आटा, जो भी आपने लिया, बटर लिया, ओके, सॉल्ट लिया, चीनी ली, बिस्किट बना दिए, प्लास्टिक का रैपर लिया, रैप किया, फैक्ट्री में बना दिया। तो वो जो आटा आपने 10-15 किलो जो भी लिया था वो बचेगा थोड़ी, वो सब यूज़ हो गया बिस्किट बनाने में, यानी वो आपका रॉ मटेरियल था, मीन्स कच्चा माल नॉर्मल लैंग्वेज में। आपने यूज़ किया, बिस्किट बनाया, रॉ मटेरियल ख़त्म, 10 किलो आटा ख़त्म, दोबारा से लाना पड़ेगा और बिस्किट बनाने के लिए। पैसा लगाया था आपने, वर्कर्स को सैलरी दी 1 महीने की, मान लो 1 लाख रुपए आपने सारे वर्कर्स को मिला के दिए, टोटल ख़त्म हो गए। दिस मीन्स क्या है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम चाहिए होती हैं, ख़त्म होती रहती हैं, बार बार हमें लगानी पड़ती हैं। मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये यूज्ड अप हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, यानी काम करने के लिए ज़रूरी कैपिटल। एक चौथी रिक्वायरमेंट भी है, ये तो 3 हो गई। पहली लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, चौथी क्या है, आपको नॉलेज भी तो चाहिए। अगर आपको मैं लैंड दे दूं, वर्कर्स दे दूं, मशीनें दे दूं, पैसा दे दूं, अगर आपके पास दिमाग नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है कैसे चीज़ें काम करती हैं, तो आप उन सबको मिला के एक
सक्सेसफुल एम्पायर खड़ा कैसे करोगे, एक फैक्ट्री कैसे बनाओगे? ये तो वही बात होगी कि मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल के ऐसे स्टूडेंट को एक बहुत महंगा गेमिंग पीसी दे दूं 1.5-2 लाख का, जिसको माउस पकड़ना भी ना आता हो, तो क्या वो उसको यूज़ कर सकता है? कुछ लोग होंगे जो उसी पीसी से स्ट्रीमिंग करेंगे, एजुकेशन करेंगे और पैसे कमाएंगे, लेकिन वो उस बेचारे ने कभी पीसी नहीं चलाया, वो क्या यूज़ करेगा उसका, उस 1.5 लाख के पीसी का? कुछ नहीं। इसलिए पता क्या चलता है, आपके पास रिसोर्सेज कितने भी भर के हों, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये जो पूरी नॉलेज वाली चीज़ मैंने बताई ना, इसका एक नाम है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, इंसानों की कैपिटल। ये चौथी चीज़ है। अभी हमने पढ़ी फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, एक कैपिटल और है ह्यूमन कैपिटल, इंसानों का दिमाग, जिसके बिना वो ये सारे रिसोर्सेज बर्बाद हैं आपके ब्रेन के बिना। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इन सबको जोड़ने के बाद तब प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इन सबको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये वो फैक्टर्स हैं जो कुछ भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। जब हम पालमपुर की स्टोरी और पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा जो फर्स्ट 3 फैक्टर्स हमने पढ़े थे, लैंड, लेबर और कैपिटल, उनके बारे में। कन्वीनियंस के लिए इस चैप्टर में हम फिजिकल कैपिटल को कैपिटल बोलेंगे। दिस इज फिजिकल, ये दोनों जो हमने पढ़ी, टूल्स, मशीन्स, पैसे, रॉ मटेरियल। ह्यूमन वाली अलग है, ये दोनों फिजिकल कैपिटल हैं। फार्मिंग इन पालमपुर, फार्मिंग यहाँ पे मेन एक्टिविटी है, ठीक है। 75% यानी कि ऑलमोस्ट 3/4 जो लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं, बचे 25% वो नॉन फार्म एक्टिविटीज करते हैं। अब ये फार्मर्स, जरूरी थोड़ी सबके पास अपना लैंड होगा, कुछ के पास अपना लैंड है, कुछ दूसरों के लैंड पे किराए पे काम करते हैं, जिन्हें हम लैंडलेस लेबरर्स कहते हैं। अपना लैंड नहीं है, लेकिन दिहाड़ी पे यानी कि डेली वेज पे काम करते हैं दूसरों के लैंड पे। रिमेंबर, देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, लैंड अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। पालमपुर में क्या सीन है, 1960 के बाद से लैंड एरिया बढ़ा ही नहीं है, यानी कि जितना कल्टीवेशन के लिए लैंड 1960 में था उतना ही आज है। बाकी सारा लैंड कल्टीवेशन के लिए यूज ही नहीं हो रहा, बाकी में जैसे रोड्स बन गई, घर बन गए, तो जितना लिमिटेड लैंड उस टाइम था खेती बाड़ी के लिए, आज भी उतना ही एक्सपैंड नहीं हुआ है। लेकिन some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land, ओके ज़्यादातर वेस्टलैंड जो थे उनको कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया ताकि लैंड वेस्ट ना हो, लेकिन और ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर, दो इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स। अब आप जो इंग्लिश टर्म्स हैं जैसे हेक्टेयर, एकड़, ओके, इन सब में मेजर होता है, लेकिन इंडिया के गाँव में टर्म्स हैं बिघा, गिनठा, ओके। आपने सुना होगा, एक मूवी भी आई थी 2 बीघा ज़मीन, ऐसे कुछ था, तो वो ऐसे बोलते हैं गांव में। हेक्टेयर का मतलब होता है एन एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। अब अगर स्क्वायर की साइड 100 मीटर्स है तो आप एरिया निकाल सकते हो, साइड स्क्वायर 100 इंटू 100, 10,000 मीटर स्क्वायर, ओके, दैट इज 1 हेक्टेयर। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या एक ही जो हमारे पास लिमिटेड लैंड है, क्या हम उसका मोस्ट यूज कर सकते हैं, ज़्यादा उगा सकते हैं उसी में? इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, करंट फैसिलिटीज को देखते हुए पालमपुर एक ऐसी विलेज को रिजेंबल करेगा जो वेस्टर्न यूपी में होगी। पालमपुर की विलेज में वो सारी खूबियां हैं जो एक टिपिकल वेस्टर्न यूपी की विलेज में होती हैं। मजे की बात तो ये है कि पालमपुर एक यूपी की विलेज पे ही बेस्ड है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, कोई लैंड आइडल नहीं छोड़ा जाता, जितना अवेलेबल है ना 1960 के बाद से सब में कल्टीवेशन होती है। रेनी सीजन के टाइम पे, खरीफ सीजन जिसे कहते हैं या खारिफ, फार्मर ग्रो करते हैं ज्वार एंड बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। विंटर सीजन राबी में फील्ड्स को गेहूं के साथ सो किया जाता है, क्योंकि आपको पता है वीट इज अ राबी क्रॉप, ओके। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स थोड़ा सा वीट अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं, और जो सरप्लस वीट है उसको रायगंज के मार्केट में बेच देते हैं। रायगंज वही नेबरिंग आपकी विलेज। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। शुगर केन साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाता है। शुगर केन अपनी रॉ फॉर्म में या जैगरी की फॉर्म में शाहपुर जो नियरेस्ट टाउन है वहाँ बेच दिया जाता है। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो दीज डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। पालमपुर एक काफ़ी अच्छी विलेज है, वहाँ पे हेल्थ केयर, एजुकेशन के साथ साथ इरीगेशन भी अच्छी है। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन
used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. So पहले पर्शियन व्हील एक होता है, दिस इज अ सिस्टम ऑफ इरिगेशन जो पुराने ज़माने में होता था. आई एम श्योर आपने मूवीज़ में देखा होगा, इंटरनेट पे आप एक बार रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में. तो उससे इरिगेशन होती थी. लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक वाले जो ट्यूबवेल्स हैं जो बिजली से चलते हैं उनसे ज़्यादा अच्छी इरिगेशन हो सकती है. ऑब्वियसली मशीन्स बेटर हैं और लार्ज एरियाज ऑफ लैंड को इफेक्टिवली हम इरिगेट कर सकते हैं. जो फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स थे वो इंस्टॉल करे गए गवर्नमेंट द्वारा क्योंकि उन्हें पोटेंशियल रियलाइज हो गया था टेक्नोलॉजी का. सून फार्मर्स ने अपने खुद के प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाना स्टार्ट किए जैसे जैसे उनकी इनकम और नॉलेज बढ़ी. एज अ रिजल्ट मिड 1970s में जो भी 200 हेक्टेयर्स का कल्टीवेशन का एरिया था पूरी विलेज में 200 हेक्टेयर्स का था, वो सारा इरिगेट हो गया. लेकिन एक बात है, इंडिया की सारी विलेजेस में इतनी अच्छी इरिगेशन के लेवल नहीं है. अपार्ट फ्रॉम द रिवर एंड प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड. कोस्टल जो रीजन है उनमें इरिगेशन काफ़ी अच्छा है. ओके, इन कंट्रास्ट प्लेटो रीजन्स सच एज द डेक्कन प्लेटो हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन. अब डेक्कन प्लेटो जो अपना है वहाँ पे थोड़ा अनइवन और अनस्टेबल स्टेजेस होते हैं, मतलब अनइवन सॉइल है, अनइवन वहाँ पे इरिगेशन है, वहाँ इतना ज़्यादा नहीं रहता. ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, हमारे देश में जितना भी एरिया कल्टिवेट होता है उसमें से 40% से कम इरिगेट होता है. इरिगेट मतलब वहाँ पानी डाला जाता है, पानी इन द सेंस मशीनों के थ्रू. बाकी सारी जगहों पे मैनुअली हाथों से जा रहा है 60%. और जहाँ हाथों से नहीं हो पा रहा वहाँ रेनफॉल है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है. बारिश आई तो आई, नहीं तो क्रॉप्स चली जाएंगी, खराब हो जाएंगे. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है. मल्टीपल क्रॉपिंग का की जो डेफिनेशन है, एक क्रॉप से ज़्यादा उगाना सेम लैंड पे एक साल में, मल्टीपल क्रॉपिंग. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. यार अब हम एक क्रॉप पे थोड़ी डिपेंडेंट रहेंगे, हमें बहुत तरीके के प्लान्स लेके चलना है, प्लान बी प्लान सी सारे हमें लेके चलने पड़ेंगे. फार्मर्स जो हैं पालमपुर में वो स्मार्ट हैं, एटलीस्ट 2 क्रॉप्स उगाते हैं. ज़्यादातर तो पोटैटो को एज अ थर्ड क्रॉप उगा रहे हैं पिछले 15 से 20 सालों से. इससे पता चलता है कि वो काफ़ी अवेयर हैं और उनमें नॉलेज है. अब इन्होंने एक टेबल है उसमें बताया हुआ है कि मिलियन हेक्टेयर्स में क्या कल्टिवेटेड एरिया है. 1950 में कितना था, 2010-11 तक आते आते देखो आपको पता चलेगा 1960 के बाद बढ़ा ही नहीं है, 60 के बाद सेम रहा है, 70 के बाद. ओके, सो दिस इज अ ग्राफ, ये भी आप देख सकते हैं. अब यील्ड, यील्ड इज अ वर्ड आपने ज़रूर छोटी क्लास में पढ़ा होगा. HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी, साइंस में भी पढ़ा है, SST में भी पढ़ा है. HYV का मतलब होता है ऐसे सीड्स जिनका जो आउटपुट है वो नॉर्मल सीड से बहुत ज़्यादा चांस होता है अच्छा आउटपुट आने का. यानी ये जल्दी डैमेज नहीं होते, ये हेल्थी सीड्स होते हैं और इनकी आउटपुट बहुत ज़्यादा निकलती है, यानी ये प्रॉफिटेबल है. यील्ड मतलब होता है क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन. जो क्रॉप मर गई, खराब हो गई, उसको काउंट नहीं करते, जो हेल्थी क्रॉप है उसको गिनते हैं, उसका क्वांटिटी निकालते हैं उसकी एंड फिर यील्ड पता चलती है. टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस. 1960s तक ट्रेडिशनल सीड्स यूज होते थे, पुराने मतलब नॉर्मल सीड्स, ज़्यादा उनमें कुछ खास नहीं था और वो ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं करते थे, उनमें पानी भी कम लगता था. और फार्मर्स इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ना यूज़ करके, फर्टिलाइज़र ना यूज़ करके मन्योर यूज़ करते थे. मन्योर मतलब काउडंग हो गया, नेचुरल मन्योर. ओके, ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल. ये सब इजी है क्योंकि काउडंग इजीली अवेलेबल है एंड इरिगेशन भी छोटे लेवल पे थी, ज़्यादा नहीं थी. लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आया लेट 1960s जिसने इंडियन फार्मर्स को इंट्रोड्यूस किया HYV, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसको इंट्रोड्यूस किया. वीट और राइस को उगाना और बहुत बड़ी मात्रा में उगाना, बहुत सारी क्वांटिटी में. HYV सीड्स का क्या फ़ायदा है कि इनमें ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन बनता है. एक प्लांट में से ज़्यादा ग्रेन्स, दाने निकलते हैं, उन दानों से आप ज़्यादा गेहूँ कर सकते हो, ज़्यादा चावल गेहूँ कर सकते हो. अब लैंड उतना था लेकिन उसी लैंड से ज़्यादा आउटपुट निकल रहा था कर्टसी ऑफ HYV. ये सीड्स ना होते तो उसी लैंड से कम आउटपुट निकल रहा होता. यानी हमने लिमिटेड जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, वी मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट, हमने उसका यूज़ किया.
HYV सीड्स का एक काइंड ऑफ डाउनसाइड है कि उन्हें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स भी। अब यार आप फ़ायदा ले रहे हो, कुछ तो आपको प्राइस चुकाना पड़ेगा। जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। फार्म मशीनरी, जैसे एक ब्रांड है जॉन डियर, ग्रीन और येलो कलर के ट्रैक्टर्स आई एम श्योर आप सबने देखे हैं, वर्ल्ड के बेस्ट ट्रैक्टर्स मेरी नज़र में, तो वो भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे आपको महिंद्रा के ट्रैक्टर्स दिख जाते हैं, जितने बड़े उतना अच्छा। HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डैम, इलेक्ट्रिसिटी, पंप सेट, कैनल्स, इन सब से इरिगेशन होती है। HYV सीड्स में फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स काफ़ी लगते हैं टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स। हायर यील्ड्स इसीलिए ही पॉसिबल हो पाई क्योंकि हमने कंबाइन कर दिया HYV को, इरिगेशन को, फर्टिलाइजर्स को और पेस्टिसाइड्स। इनके अमेलगमेशन से ही, कॉम्बिनेशन से ही हमें अचीव हुआ। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट, क्योंकि हमें पता है जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, वो सबसे फर्टाइल एरिया हमारी कंट्री का, तो वहाँ के फार्मर्स ने सबसे पहले ट्राई किया। एंड मोर ओवर वीट सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में ही उगता है एज यू नो, तो इन लोगों ने ट्राई किया। ट्राई करके इनको रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिस पे मिस आउट कर रहे थे। लाइक काफ़ी टाइम से इनको पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया, वो खुश हो गए। उन्होंने ट्यूबवेल्स लगाई, HYV यूज़ किया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। इतनी मेहनत के बाद उनको जो रिवॉर्ड मिला, इतना खर्चा करने के बाद मशीनों पे, रिवॉर्ड क्या था? हाई यील्ड्स ऑफ वीट, ज़्यादा उगा, ज़्यादा प्रॉफिट। पालमपुर में द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैराइटीज़ वाज 1300 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर। इसे ऐसे समझो कि एक हेक्टेयर में आपके 1300 kg उग रहा है, ठीक है, यानी 1.3 टन्स। जब HYV का इंट्रोडक्शन हुआ तो जो यील्ड है वो 1300 से सीधा 3200 पे चला गया, 3200, यानी कि ऑलमोस्ट डबल, नो डबल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2.5। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। फार्मर्स के पास अब ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वीट था। पहले क्या था, घर के लिए गेहूं रख लेते थे, मार्केट के लिए ज़्यादा बचता नहीं था, बेचें क्या। अब घर के लिए रख लिया, मार्केट के लिए बहुत सारा बच गया, पैसे भी कमा लेते थे। अब पल्सेस की बात इन्होंने करी टेबल में कि पल्सेस कितनी प्रोड्यूस हो रही है और वीट कितना हो रहा है मिलियन टन्स में। ध्यान से देखो, पल्सेस जो है थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, 10, 12, 11, 14 उस एरिया में, लेकिन वीट तो भाई ड्रामेटिकली ग्रो किया है, 10 से सीधा 92 पहुंच गया। पल्सेस 10 से 20 भी नहीं हो पाई बेचारी। तो इससे क्या पता चल रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने वीट और राइस पे बहुत अच्छा तगड़ा असर डाला। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में एक डाउन साइड ऑब्वियसली है कि कॉस्ट ज़्यादा है। आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदने हैं, सप्लीमेंट खरीदने हैं, फर्टिलाइज़र हो गए, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल हो गया, ओके। थर्ड है, विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड बचेगा वैसे का वैसा। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल। लैंड नेचुरल है, हमें उसे बर्बाद ना करते हुए अच्छे से यूज़ करना है जुडिशियसली। साइंटिफिक रिपोर्ट्स कहती हैं कि मॉडर्न मेथड्स ने लैंड को ओवर यूज़ कर दिया है, उसका बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा है लैंड पर। बहुत एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब कहते हैं ना, हर चीज़ के पॉजिटिव के साथ डाउन साइड भी आती है, देयर इज़ अदर साइड ऑफ द कॉइन टू। तो दूसरी साइड क्या कहती है, क्रॉप्स उगा लो, बहुत सारा पैसे कमा लो, लेकिन आपका लैंड भी तो बर्बाद हो रहा है साथ में, उसको कैसे आप उससे बचोगे। सॉइल फर्टिलिटी चली जाती है इतने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ट्यूबवेल आप ऑन कर दो, 24 घंटे ग्राउंड वाटर खिंचता जाए, आप उससे पानी डालते रहो, एक टाइम आएगा तो ग्राउंड वाटर भी तो कम ही होगा, अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी कम होगा। एनवायरनमेंट के जो रिसोर्स हैं जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, इन्हें बनने में बहुत साल लगता है। अचानक ऐसे नहीं कि आपने पलक झपकाई और ये बन गया, ऐसा नहीं है। एक बार डिस्ट्रॉय हो गए बहुत साल लगते हैं। इसलिए हमें देयरफॉर अपने प्रॉफिट के साथ साथ, आप कमा तो लो, ज़्यादा मत कमाओ, अपने एनवायरनमेंट की भी केयर करो। प्रॉफिट तो आता रहेगा, एनवायरनमेंट बाद में मुश्किल से आएगा, सो उसको देख के चलना पड़ता है। अब इन्होंने यहाँ बोला केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर। क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर से मिनरल मिलते हैं प्लांट को, जिससे वो फलता फूलता है, लेकिन वो मिनरल्स पानी में चले जाते हैं, फिर वो प्लांट्स को मिलते हैं, बट दीज में नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग।
ये ज़रा टेम्पररी मिनरल्स हैं, सॉइल में ज़्यादा देर रहते नहीं, सॉइल से निकल जाते हैं, निकल के अंडरग्राउंड नीचे चले जाते हैं, पानी में, रिवर्स में चले जाते हैं, लेक्स में चले जाते हैं। इन फर्टिलाइजर से बैक्टीरिया भी मरते हैं, जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब मर जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास बैक्टीरिया नहीं है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसी चीज़ें, फर्टिलिटी जैसी चीज़ें कौन करेगा? फर्टिलाइजर ने तो मार दिया उनको, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़राब हो जाती है। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। पंजाब में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाते हैं ये, और इसके यूज़ से सॉइल डिग्रेड हो गई है, हेल्थ ख़राब हो गई है। पंजाब के फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा है अब, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें। रीज़न क्या है कि उनको प्रोडक्शन लेवल अपना बढ़ाना है, सो उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। कल्टीवेशन की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप केमिकल यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी नेचुरली। हमारा फोर्थ टॉपिक है, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब क्या सबके पास सेम लैंड है, सबके पास अलग लैंड है, क्या हिसाब है? यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि लैंड कितना इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशेंट लैंड। सबके पास सफिशेंट इनफ लैंड नहीं है। पालमपुर में 450 फैमिलीज़ में से 1/3 यानी 150 फैमिलीज़ लैंडलेस हैं। 150 फैमिलीज़ के पास हल्का सा भी लैंड नहीं है, बस रहने के लिए छोटा सा घर है, खेती बाड़ी के लिए लैंड नहीं है। बची हुई फैमिलीज़ जो रिमेनिंग है, 300 फैमिलीज़ जो बची, उसमें से 240 कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस दैन 2 हेक्टेयर्स। अब 2 हेक्टेयर बहुत छोटा साइज़ है अगर मैं कंपेयर करूं बड़े बड़े फील्ड से, तो इन 240 फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा हो नहीं पाता बेचारों के लिए कुछ। इतने छोटे से लैंड में आप क्या उगाओगे? छोटी सी एक स्टोरी है। 1960 में गोविंद एक फार्मर था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ लार्जली अनइरीगेटेड लैंड था। अनइरीगेटेड मतलब उसमें पानी की फैसिलिटी नहीं थी, वो क्रॉप्स को पानी कैसे दे। उसके 3 बेटों की हेल्प से उसने कल्टीवेट किया। ओके, उसके 3 सन्स थे। Though they didn't live very comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income. अब ये लोग वेल ऑफ पीपल नहीं थे, अमीर नहीं थे, मिडिल क्लास भी नहीं थे, थोड़े लो थे, लेकिन किसी तरह गुजारा चल रहा था ड्यू टू देयर बफेलो। इनके पास एक बफेलो थी, मिल्क निकाल के काम चल जाता था। गोविंद की डेथ हो गई, कुछ सालों बाद लैंड डिवाइड हो गया 3 बेटों में। अब उन सबके पास 0.75 हेक्टेयर का लैंड है। अब 0.57 हेक्टेयर हमने ऊपर पढ़ा 2 हेक्टेयर भी काफ़ी नहीं है, तो 2 से तो बहुत कम है, 0.75, 1 भी नहीं है, कैसे काम चलेगा? इतनी मॉडर्न इरिगेशन के बाद भी, इतनी इरिगेशन मॉडर्न फार्मिंग के बाद भी गोविंद के बेटे एक लिविंग नहीं बना पा रहे हैं उस लैंड से, उन्हें और काम ढूंढने पड़ते हैं, विच इज़ अ सैड थिंग। इस गांव में बहुत सारे स्मॉल प्लॉट्स इधर उधर बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, इन्हें छोटे फार्मर्स कल्टिवेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, more than half of the area of the village is covered by plots that are quite large in size. बड़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ फैमिलीज के पास हद से ज़्यादा बड़ा लैंड है, कुछ के पास है ही नहीं, कुछ के पास बहुत कम है। पालमपुर में 60 फैमिलीज हैं जिनमें मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड कल्टिवेट करते हैं। कुछ लार्ज फार्मर्स तो इतने ज़मींदार टाइप हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा का लैंड है। अब ये फील्ड पे जो जो काम होते हैं वो इन्होंने दिखाए हुए हैं, वीट क्रॉप, प्लोइंग बाय बुलॉक्स, सोइंग, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, कल्टीवेशन एटसेट्रा। और ये एक ग्राफ है जो आप काफ़ी ईजी आप इसे पढ़ सकते हो कल्टिवेटेड एरिया के बारे में। 5th हमारा टॉपिक है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लैंड के बाद आपको लेबर कहाँ से मिलेगी? फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, एज यू नो। स्मॉल फार्मर्स अपनी फैमिलीज के साथ कल्टिवेट करते हैं खुद ही, क्योंकि उनके पास लेबर को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो अपने आप को लेबर देते हैं खुद ही, टू देमसेल्व्स। मीडियम और लार्ज फार्मर्स पैसे दे के हायर करते हैं लेबरर्स को, क्योंकि उनके पास सैलरी देने के लिए है। अब ये लेबरर्स आते कहाँ से हैं? उन फैमिलीज से, या तो जिन पे लैंड ही नहीं है, जिनको किराए पे काम करने की ज़रूरत है, या उन फैमिली से जिन पे बहुत छोटा लैंड है और गुजारा नहीं चल रहा। फॉर एग्जांपल गोविंद की फैमिली जो अभी हमने पढ़ी। फार्मर्स की तरह नहीं, अनलाइक फार्मर्स, यानी उनसे अलग है,
farm laborers do not have a right over crops grown on the land. देखो दो चीज़ें हैं, एक है फार्म लेबरर मजदूर, फार्मर किसान। तो किसान और मजदूर में तो बहुत फ़र्क है। किसान के पास अपना लैंड होता है, मजदूर के पास नहीं होता है। कल्टीवेशन दोनों करते हैं, एक फार्मर है वो अपने पे करता है, अपने लैंड पे। लेबरर जो है वो किसी और के लैंड पे करता है। दैट इज द डिफरेंस। ओके की कॉन्वर्सेशन है ये, दैट इज़ रियली सिंपल, ये भी आप रीड कर सकते हो। सी जो काफ़ी इजी पार्ट है वो मैं ज़्यादा उसमें आपको नहीं बताऊंगा। रीज़न इज़ कि आपको मेन जो हार्ड चीज़ है वो पहले पढ़नी चाहिए। ऊपर वाला डायलॉग काफ़ी इजी है। सो इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। जो फार्मर होता है, जो खुद के लैंड पे करता है, वो तो किसी को वेज तो देनी नहीं है, सारा प्रॉफिट खुद रखेगा। लेकिन जो लेबरर्स हैं उनको तो वो चाहिए ना वेज। तो जिस फार्मर ने उनको काम पे रखा है वो उनको अपनी इनकम में से थोड़ा सा निकाल के सैलरी देता है। वेजेस दो तरीके की होती हैं, कैश और काइंड। कैश मतलब पैसे, काइंड मतलब क्रॉप। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो। अगर मान लो फार्मर कहता है मैं तेरे को सैलरी नहीं दे रहा, आज के लिए मैं तेरे को 2 वक्त का खाना या उतना गेहूं दे दूंगा ताकि तेरा आज का खाना चल जाए, ऐसा भी चलता है। वेजेस रीजन टू रीजन वेरी करती हैं, क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म टू अनदर। हर काम की अलग वेज है। सीड डालना, उसको पानी देना, उसमें मैन्योर डालना, हर काम की अलग वेजेस हैं। देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक चीज़ और, दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट लेसन ऑन यूट्यूब। तो मैं चाहूँगा कि अगर मेरे लिए कोई सेंस या आपके कुछ थॉट्स हो कि अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है या स्लो है, या लाइक मैं ज़्यादा कम समझा रहा हूँ या ज़्यादा, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से इम्प्रूव करूँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग फॉर द होल ईयर। एक लेबरर या तो डेली बेसिस पे होता है कि उसे दिन के पैसे मिलें, या फिर सिर्फ हार्वेस्टिंग सीजन के लिए हो, या फिर पूरे साल के लिए हो, डिपेंड करता है। ओके, दाला, आई थिंक इसे ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, दला या दाला, इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। एक ऐसा लेबरर है जिसके पास अपना लैंड नहीं है, दूसरों के लिए काम करता है। इसका मतलब क्या है, उसे रेगुलरली काम ढूंढना पड़ेगा। एक फार्मर ने अगर उसे निकाल दिया या उसका काम हो गया तो इसका क्या होगा, दूसरी जगह जाएगा। 2011 अप्रैल में गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस सेट करी थी 115 रुपये पर डे, 115। गवर्नमेंट ने बोला था कि मिनिमम इतने पैसे तो आप दोगे ही दोगे किसी फार्मर को। बट ये जो दाला है, इसको मिलते हैं 80 रुपीज़, जो कि 115 से कम है। देर इज़ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क। रीज़न क्या है, वो लोग जो इसके मालिक के लोग हैं, इन सबके वो चाहते हैं कि चीप लेबर हमें मिल जाए, सस्ते से सस्ते में काम हो जाए और हम प्रॉफिट बचाएं। और कंपटीशन भी बहुत है। सो आपको पता है जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो जो भी लोग हैं उनमें कंपटीशन काफ़ी था, तो जब दला को इसको नौकरी मिली तो इसने एग्री कर लिया, कहता है कोई नहीं, मैं 80 रुपये में भी कर लूँगा, कम से कम कह रहा है नौकरी तो है मेरे पास, भूखा तो नहीं रहूँगा वो। अब ये रामकली, एक दूसरी लेबरर है, उसको अपनी सिचुएशन बता रहा है, कंप्लेन कर रहा है। अब ये दोनों है, ये दला है, ये रामकली है, दोनों एक दूसरे से इसी डायलॉग में बात कर रहे थे, कंप्लेन कि यार मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। ये विलेज के पुअरेस्ट लोगों में से एक है। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। आपने पहले से देख लिया है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल, इनपुट, पैसा सब लगता है। सो फार्मर को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए आजकल। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी। अब बोरोइंग का कॉन्सेप्ट, लोन्स का कॉन्सेप्ट पुराने टाइम से चलता आ रहा है। बोरो करता है लार्ज फार्मर्स से, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जो फार्मर्स हैं वो बहुत इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा ब्याज। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो इंटरेस्ट है वो इनके मेन अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है टाइम के साथ। ठीक है, इन लोगों को इंटरेस्ट पे करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुनते हो कि किसान लोग सुइसाइड कमिट कर लेते हैं ज़्यादातर।
जब वो पे नहीं कर पाते। ये तो या तो मनी लेंडर्स होते हैं जिनसे ये पैसे लेते हैं, या ट्रेडर्स से, या फिर अपने सीनियर फार्मर से जो इनका मालिक है। एग्जाम्पल देखो यार, सविता एक छोटी फार्मर है, उसका प्लान है मैं वीट उगाऊंगी अपने 1 हेक्टेयर के लैंड पे जो कि बहुत छोटा है। सीड्स हो गए उसके पास, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड खरीदने के लिए उसे कैश चाहिए, ठीक है, और वाटर के लिए भी, और अपने फार्म इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर करने के लिए भी। उसने एस्टिमेट किया कि मेरी वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग मीन्स टेम्पररी, जो खत्म हो जाएगी फार्मिंग के बाद, उसको चाहिए 3000 मिनिमम। 3000 इन लोगों के लिए 3000 इज अ बिग अमाउंट। हम लोग तो ऐसे उड़ा देते हैं, बट इनके लिए इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। सो इसके पास ये है नहीं। शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, एक लार्ज फार्मर है तेजपाल सिंह जो बड़ा चंट है। अब देखना कैसे। Tejpal Singh agrees to give Savita the loan at an interest rate of 24% for 4 months. भाई साहब तगड़ा, which is a very high interest rate. Savita also has to promise to work on his field. अब उसको एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना है। कॉन्ट्रैक्ट एज इन पेपर वाला नहीं, बोला हुआ कॉन्ट्रैक्ट। एक डील है कि मैं तेरे को लोन दूंगा, तू मेरे को काम दे, आई मीन मेरे यहाँ काम कर, ओके, तू मेरे लैंड पे काम कर, पूरे हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे मैं तुझे रोज के 35 रुपए दूंगा। कितनी बड़ी बात है यार, 35 रुपए, सोचो। एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो। सविता को पता है कि उसको बहुत हार्ड काम करना पड़ेगा उन 3000 रुपयों के लिए, तभी वो अपने लैंड में कुछ कर सकती है। फिर उसे तेजपाल के लिए भी काम करना पड़ेगा। हार्वेस्ट टाइम बहुत बिजी टाइम होता है, 3 बच्चों की मम्मी है वो, इसलिए उसको घर के काम भी बहुत हैं। अब फार्मिंग करे, तेजपाल के यहाँ काम करे, या बच्चों की देखभाल करे। सविता अग्री कर जाती है फिर भी, क्योंकि वो जानती है शी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास अपनी खुद की सेविंग है, वो ज़रा अच्छे लोग हैं, पैसे बचा के रखते हैं, और उनकी इनकम भी ज़्यादा है, इसलिए वो अरेंज कर लेते हैं। वी हैव रेड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अब ये कुछ ब्लैंक्स हैं, ओके। अबव दैट, among the 3 factors of production we found that labor is the most abundant मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, लेबर सबसे ज़्यादा मिल जाता है। देयर आर मैनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, बहुत लोग काम करने को राजी हैं, कम से कम इनकम पे भी कहते हैं भले एटलीस्ट हमारे पास काम तो है, हम भूखे तो नहीं हैं, हम छोटी इनकम में भी कर लेंगे। अब आपको पता है जैसे जॉब्स में होता है शहरों में, कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स में क्या होता है, देते लोग एग्जाम बहुत सारे हैं लेकिन सिलेक्ट बहुत कम होते हैं। वैसे ही यहाँ पे वर्कर्स बहुत काम करना चाह रहे हैं लेकिन जॉब कम को मिलती है और कम वेजेस में मिलती है। ये भी आपके टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, आप इसे प्लीज ट्राई करना खुद फिल करने की। नाउ वी हैव सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सरप्लस का मतलब होता है जो बच गया। सी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपने मान लो आप फार्मर हो, आपने क्रॉप उगाई, अब अगर आपके पास खुद का लैंड है तो आप गेहूं बाहर से थोड़ी खरीदोगे दुकान से, आप तो खुद लोगे ना, मतलब खुद उगाओगे। तो आपने उगाया, अपने लिए रख लिया, जो जितना बचा 1 साल का आप अपने पास रख लो, जो बचा वो मार्केट में बेच दो। तो जो बचता है ना मार्केट के लिए उसे सरप्लस कहते हैं, उसकी सेल भी करनी है। लेट अस सपोज कि फार्मर्स ने वीट उगा लिया 3 फैक्टर्स का इस्तेमाल करके, लैंड, लेबर, कैपिटल। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, LLC, ठीक है। वीट हार्वेस्ट कर लिया, प्रोडक्शन खत्म, अब क्या करें, उस वीट का क्या करें? वो थोड़ा सा तो फैमिली के लिए रख लेते हैं, बाकी सरप्लस बेच देते हैं। छोटे फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद के बेटे, इनके पास बहुत कम सरप्लस है, क्योंकि यार इनका लैंड ही छोटा सा है। अब उतने पिद्दे से लैंड पे आप कितना उगाओगे, कितना बेचोगे, और अपने लिए भी तो रखना है, भूखे थोड़ी रहोगे। सो ज़्यादा उगा नहीं सकते, ज़्यादा उगाएंगे तो ज़्यादा बेच नहीं सकते। अब बात आती है मीडियम और लार्ज फार्मर्स की, जिनके पास इतना बड़ा लैंड है, इतना काफ़ी है कि खुद के लिए भी काम हो जाए और मार्केट के लिए भी हो जाए। अब द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन टाउन्स एंड सिटीज। तेजपाल सिंह की फिर से बात आती है, ये बंदा बड़ा स्टड है यार, इसकी दोबारा से बात आई। लार्ज फार्मर एज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स। अब 350 क्विंटल्स आप समझ जाओ, क्विंटल इज 100 kg, तो 350 को 100 से आप कर लो मल्टीप्लाई, 3,50,000 kg ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स। इतना सारा वीट सारे लैंड से मिला के इस सारा बेचता है और तगड़ा प्रॉफिट कमाता है। ये बंदा मजे में, सबसे अच्छे फार्मर्स में से क्या। अब वो तेजपाल सिंह अपनी अर्निंग्स के साथ करता क्या है,
पिछले साल बंदे ने क्या किया, उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया, बाद में उन सेविंग्स को उसने यूज़ किया ताकि वो सविता जैसे फार्मर्स को लोन दे सके। अब यहाँ इसका धंधा बढ़ता है, पहले तो लैंड इसके पास था, उगा लिया, पैसे कमा लिए, फिर छोटे फार्मर्स को पैसे देके उनसे लोन देके उनसे इंटरेस्ट लेके और कमा लिया। मतलब ये पैसों में नहा रहा है, ऐसे समझ लो आप, बहुत इसका दिमाग तेज है। फिर उसने क्या किया, ही यूज्ड द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग। अब ये इंटेलिजेंट है क्योंकि इसने अगले सीजन के लिए भी बचा के रखे पैसे, सोच के रखा कि अगले सीजन भी तो मुझे चीज़ें खरीदनी है ना, तो पैसे बचा के रखे। इस साल तेजपाल सिंह इतने पैसे कमा चुका है कि वो एक नया ट्रैक्टर लेने की कोशिश कर रहा है। ट्रैक्टर से क्या होगा, उसकी फिक्स्ड कैपिटल में इजाफा होगा, बढ़ेगी। फिक्स्ड मतलब एक बार ले लो, सालों तक की छुट्टी, उसमें इजाफा होगा। तेजपाल सिंह की तरह और भी लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं जो सरप्लस बेचते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग्स इज सेव्ड, थोड़ा सा बचा लिया, एंड केप्ट फॉर बाइंग। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं ये सब, या आप में से कॉमर्स लेने वाले हैं या जिनको कॉमर्स वगैरह में इंटरेस्ट है, आप लोग को इन्वेस्टमेंट हमेशा सही रखनी है। उसके बाद जो आपका आउटपुट प्रॉफिट आता है, उसके बाद थोड़ा सा आप उसमें से लेके दोबारा इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करते रहते हो, तभी तो प्रॉफिट आता है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। ये लोग इन्वेस्टमेंट बचा के रख लेते हैं अपनी सेविंग्स में से। कुछ लोग सेविंग से गाय भैंसें, जिन्हें कैटल कहते हैं, ट्रक्स या दुकानें कर लेते हैं। अब ये सब क्या है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़। फार्मिंग से हटके जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, 50-60 जो भी हैं, दैट इज़ नॉन फार्म। अब नॉन फार्म के बारे में पढ़ लें, ये चैप्टर के हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़्यादा चैप्टर आपका बचा नहीं है। ओके, सो बेयर विद मी प्लीज़। हमने पढ़ा है कि फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, अब पढ़ते हैं नॉन फार्म के बारे में। ओनली 25%, हमने पढ़ा था 75 फार्मिंग के, बचे कितने, 25, ये लगे हैं नॉन एग्रीकल्चर में। सबसे कॉमन एक्टिविटी जो नॉन एग्रीकल्चरल में आती है दैट इज़ डेयरी। डेयरी काफ़ी कॉमन है पालमपुर में। लोग अपनी बफेलो को फीड करते हैं, घास खिलाते हैं, ज्वार बाजरा चराते हैं उनको, ग्रेजिंग के बाद वो मिल्क देती हैं और मिल्क से ये लोग बेच के वगैरह पैसे कमाते हैं। शाहपुर टाउन जो नियरेस्ट टाउन है, स्मॉल टाउन, वहाँ से 2 ट्रेडर आए, उन्होंने रायगंज में कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स। अब यार ये एनसीईआरटी की इंग्लिश बड़ी पुअर है, यहाँ बीच में काफ़ी वियर्ड तरीके से लिखते हैं, नेवर माइंड। तो कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़। आई थिंक यहाँ कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स में हाइफन लगना चाहिए था, आई थिंक मे बी, हाँ लगना चाहिए था, इन्होंने नहीं लगाया, नेवर माइंड। सो शाहपुर टाउन से 2 ट्रेडर्स आए, उन लोगों ने कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स, कलेक्शन मतलब दूध कलेक्ट करना फिर उसको चिल करना, वो सेंटर सेटअप करे रायगंज में। फिर मिल्क बनता है, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होता है दूर दूर के टाउन्स और सिटीज़ में। ये टेबल भी आपके लिए यार डिस्कशन वाली। मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब था डेयरी, सेकंड है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर। एट प्रेजेंट, अभी, खैर बुक तो एनसीईआरटी बड़ी पुरानी है लेकिन प्रेजेंट ही समझ लो, लेस दैन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि बड़ा कम है। 50 लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, सामान बनाते हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग जो बिग फैक्ट्रीज में होती है, ये वैसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, प्लांट लगा लिए, रजनीगंधा का प्लांट लगा लिया है, टोबैको कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटा है, छोटे स्केल पे है। बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स हैं जो छोटे स्केल पे करते हैं। इन्हें लोग अपने घर में या फील्ड पे करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। लेबरर्स को हायर रेयरली किया जाता है। एग्जाम्पल, मिश्री लाल नाम के बंदे ने एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी है जो बिजली पे चलती है और उसे अपनी फील्ड पे लगाया है। ऐसी मशीन जो गन्ने को पीसती है। शुगर केन क्रंचिंग पहले होती थी बुलॉक्स के हेल्प से, एनिमल्स की हेल्प से, बट पीपल आजकल इसे मशीन से करते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट है। मिश्री लाल जो है वो गन्ना खरीदता है बाकी फार्मर्स से, उसका गुड़ बनाता है, फिर वो गुड़ को बेचता है शाहपुर में। शाहपुर इज़ योर नियरेस्ट टाउन। उसके इस प्रोसेस में उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है। अब यार थर्ड है नॉन फार्म एक्टिविटी, शॉप कीपिंग, दुकानदारी। People involved in trade, exchange of goods are not many in Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets and sell them in the village. इनका प्रोसेस क्या है, शहर जाते हैं थोक में, थोक मीन्स, जिन लोगों को नहीं पता, थोक मीन्स होलसेल, होलसेल में सामान लाते हैं और विलेज में
रिटेल में बेचते हैं अलग अलग करके। जनरल स्टोर हो गए, जैसे किराना आप हिंदी में कहते हो, पंजाबी में हम किराना कहते हैं। सो खैर मैं पंजाबी हूँ, सो मैं तो किराना ही कहता हूँ। तो वो स्टोर्स होते हैं जनरल स्टोर्स, जिनमें एक वाइड रेंज ऑफ आइटम्स है, जैसे राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, छोटा मोटा सामान जो डेली बेसिस पे चाहिए लोगों को, वो आके ले जाते हैं। छोटे शटर की दुकानें होती हैं, बैटरी हो गई, सेल हो गए, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, etc. Few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. बस स्टैंड के पास जिनका घर है, वहाँ पे उनको छोटी सी जगह है बस स्टैंड के पास, तो वहाँ पे उन्होंने दुकानें खोल ली और खाने पीने का सामान बेचते हैं। जैसा आपने देखा होगा कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे ये लिम्का स्लाइस की बॉटल्स रखी रहती हैं, चिप्स रखे रहते हैं, हाईवे में इधर उधर रास्ते में होती है ना दोनों तरफ। आई होप समझ गए हो आप। ईटेबल्स बेचते हैं वो छोटा मोटा, टॉफ़ीज़ के डब्बे में पड़े रहते हैं वैसे। करीम का एग्जाम्पल है, बंदे ने कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला है विलेज में। रिसेंट कुछ सालों में बहुत लोगों ने कॉलेज अटेंड करना शुरू किया है। पालमपुर से निकलते हैं, शाहपुर के टाउन में जाके कॉलेज जाते हैं। करीम ने ये देखा कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस। भैया विलेज मॉडर्नाइज हो रही है, कंप्यूटर तो सीखना ही है। 2 विमेन थी उसकी विलेज में जिनकी कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA, जो मेरी डिग्री है, ओके, जो मैं कर रहा हूँ, उसमें उनकी डिग्री थी 2 विमेन की। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। उसने सोचा मैं उनको काम पे रख लेता हूँ। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर के आगे, घर के अंदर जो फ्रंट रूम है उसके अंदर क्लासेस रख ली, जो मार्केट के जस्ट सामने है। अब जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, 11th-12th के, वो ज़्यादातर उसके पास आते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए। वो जो 2 लेडीज़ थी डिग्री वाली, वो टीचर लगा दी उसने वहाँ पे और वो पैसे कमा रहा है। 4th इज ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट बूम हो रहा है इस वक्त इंडिया में, बहुत बढ़ रहा है ज़ोर से, तेज़ी से। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। पालमपुर से रायगंज तक बहुत सारे व्हीकल्स हैं, रिक्शे वाले, टोंगा वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर अपनी बुलक कार्ट चला रहे हैं, बोगी, एट्सेट्रा। दे फेरी पीपल, फेरी मतलब ढोना, एक से दूसरी जगह लेके जाना, एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और बदले में पैसे मिलते हैं। सिंपल, जैसे ओला उबर आपके शहरों में होता है, वैसे ही वहाँ पे वो लोग ऐसे लेके जाते हैं लोगों को या सामान को। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। पिछले कुछ सालों में, जैसे मैंने बताया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बूम हो रहा है। बूम मतलब बढ़ रहा है, तो बहुत ग्रो हुआ है। एग्जाम्पल देखो, किशोर इज अ फार्म लेबरर। Like other such laborers, Kishore found it difficult to meet his family's needs from the wages that he received. बाकी लोगों की तरह इसको जो भी वेज मिलती थी वो उसकी फैमिली की नीड्स पूरी नहीं कर पाता था अच्छे तरीके से। कुछ साल पहले किशोर ने बैंक से लोन लिया बैंक से, किसी प्राइवेट लैंडलॉर्ड से नहीं। रीज़न क्या था? उसको चीप में मिल रहा था, एक स्कीम थी जो सस्ते लोन दे रही थी पुअर लोगों को। किशोर ने उस लोन से एक बफेलो खरीदी और वो उस बफेलो का मिल्क अब बेच रहा है। फर्दर उसने बफेलो पे वुडन कार्ट पीछे एक लगा दी है लकड़ी की, ताकि उससे वो आइटम्स ट्रांसपोर्ट करे। आपने हापुड़ और मेरठ जैसे शहरों में बहुत देखा होगा कि बुलक बफेलो आगे है, पीछे कार्ट पे बैठे हुए हैं, सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। यूपी के काफ़ी शहरों में ऐसा है। खैर मैं तो दिल्ली का हूँ, यहाँ पे इतना कॉमनली नहीं दिखने को मिलता। वंस अ वीक ही गोज़ टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर। पॉटर इज़ जो वो बनाए मटके वगैरह, पॉटरी करे, उसको क्ले चाहिए। क्ले को वो करते हैं, क्ले मिट्टी का जो होता है उसी से बनते हैं बर्तन। सो वो क्या करता है, गंगा रिवर जाता है और क्ले ले आता है पॉटर के लिए। पॉटर उसको पैसे देता है, हैवी पॉटर, ओके, सॉरी, नेवर माइंड। और समटाइम्स ही गोज़ टू शाहपुर विद अ लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज़। कभी कभी वो शाहपुर जाता है, गुड़ ले जाता है, साथ में कुछ कमोडिटीज़ ले जाता है। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट। ये बंदा बहुत अलग जगह काम कर रहा है, करने पड़ते हैं यार, गरीब लोग हैं बेचारे, हाथ पैर मारना पड़ता है इधर उधर। सो ट्रांसपोर्ट का भी करता है। किशोर ने क्या किया, पिछले साल पहले जो उसकी इनकम थी वो उस सस्ते लोन के चक्कर में बढ़ गई। लोन लिया, भैंस खरीदी उसने बफेलो, उसके चक्कर में उसने ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया। तो यानी एक छोटे से गवर्नमेंट की स्कीम ने कितना कुछ कर दिया उसके लिए। सो यहाँ पे जो आपका चैप्टर है वो एंड होता है। अब मैं आपको इसकी समरी बताने वाला हूँ। मैं फिर से समराइज़ कर रहा हूँ चैप्टर, वर्ड टू मतलब वर्ड बाय वर्ड नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं, ऐसी हिंदी में आप समझ लो, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड में टाइम लगेगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है विलेज की। काफ़ी सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं फार्मिंग के प्रैक्टिस में। पहले ट्रेडिशनल मेथड्स थे, आप यार
8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वो साइंस में वो ढेकली हो गया, वो स्प्रिंकलर, पता नहीं क्या क्या पुराने मेथड्स। फिर नए मेथड्स आए, ट्रैक्टर्स आए, फर्टिलाइजर आए, HYV सीड्स आए, हाई यील्डिंग वैरायटी, ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आया था। उसने फार्मर्स को अलाउ किया कि एक ही स्मॉल सेम अमाउंट ऑफ लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। रीज़न क्योंकि लैंड फिक्स्ड है यार, बढ़ता तो है नहीं कि हर साल है आपके मोटे लोगों के पेट की तरह बढ़ता रहेगा। नो, लैंड फिक्स्ड है। बट इन okay, no offense, but in raising production a great deal of pressure has been put on land and other natural resources. उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है यार। आप जितना ज़्यादा एक चीज़ से निकालने की कोशिश करो, फॉर एग्जांपल मेरा गेमिंग पीसी है, अगर मैं पूरा ओवरक्लॉक कर दूं तो वो हीट होना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली मैं उसे टैक्स कर रहा हूँ, मैं उसे प्रेशर दे रहा हूँ। सिमिलरली आप, मेरा लैंड है, आपका लैंड है, किसी का भी, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जा रहे हो, फर्टिलाइजर डाले जा रहे हो, तो प्रेशर तो उसमें नेचुरली आएगा। नए फार्मिंग के वेज ने ऐसा इंश्योर कर दिया कि कम लैंड में ज़्यादा उगा सको। ओके, मीडियम और लार्ज फार्मर्स अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो छोटे फार्मर्स हैं वो लोन लेते हैं। छोटे फार्मर्स कितने? 100 में से 80% स्मॉल फार्मर्स हैं। 80। अमेरिका में ये नंबर बहुत कम है, ठीक है, लेकिन ये इंडिया है। 80% स्मॉल है, 20% लार्ज हैं। सो उनको कैपिटल ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। उनका प्लॉट बहुत छोटा है, 2 हेक्टेयर से कम है, क्या उगाएंगे बेचारे? दूसरों के फील्ड पे काम करते हैं, लोन लेते हैं, इंटरेस्ट के तले दब जाते हैं, उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। प्रोडक्शन इनफ होती नहीं, सरप्लस है नहीं, खुद की फैमिली के लिए रख लिया, बचा ही नहीं, मार्केट में बेचें क्या? ओके, तो उन्हें वर्किंग करना पड़ता है लेबरर की तरह। लेबर सबसे अबंडेंट फॉर्म है, लेबर भर के मिलता है, लेकिन सबको जॉब नहीं मिलती क्योंकि सीटें कम है। ठीक है, एक बार आपने लेबर रख लिया तो आप 50 को थोड़ी रखोगे, 1 या 2 को ही रखोगे, राइट? उसके बाद ये लोग लोन के तले दब जाते हैं। लोन के अलावा इनके पास और भी काम होता है अपने मालिक के लिए। जैसे उसका एग्जाम्पल था लेडी का, मालिक के लिए काम कर रही थी, अपने 3 बच्चों का ख्याल रख रही थी, बड़ी बुरी हालत है। फिर ये लोग माइग्रेट करते हैं, जब गांव में अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, शहरों में जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं। प्रेजेंट में नॉन फार्म सेक्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स ओनली 24 आर एंगेज्ड। 100 में से, ऑन एन एवरेज 100 में से 24 नॉन फार्म में है, एंड जो आपके बचे वो फार्म में। ओके, बचे आपके 76, वो नॉन फार्म में। बहुत सारी नॉन फार्म वैराइटीज़ हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ़ पीपल एम्प्लॉयड है वो काफ़ी कम है। यानी दुकानदार काफ़ी कम है, डेयरी में कम लोग हैं, ओके, और ट्रांसपोर्ट में कम है। फिर हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग, उसमें तो 50 लोग ही थे बेचारे, यानी काफ़ी कम है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ रिक्वायर लिटिल लैंड, इनमें लैंड नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत कैपिटल से। मान लो आपने 15-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करे और छोटी सी दुकान खोल ली, खैर लाख रुपए भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी आपकी दुकान है, क्या हिसाब है। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, एक मशीन किराए पे ले ली, लोन ले लिया, न्यूमरस थिंग्स कैन बी डन। सेविंग्स जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और लोन मिलना भी इम्पॉर्टेंट है छोटे इंटरेस्ट रेट पे, ताकि गवर्नमेंट की स्कीम से आपको फ़ायदा हो और आप लोन के तले दबो ना। Another thing which is essential for expansion of non-farm activities is to have markets, जहाँ पे अब आपको मार्केट भी चाहिए, जहाँ पे आप अपना सामान बेचो। अगर लोगों में डिमांड ही नहीं है तो आप उसे बनाओगे क्यों? घाटे में जाओगे, राइट? सो मार्केट तक जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो वे होगा जब गांव से शहर तक आप अपना सामान छोड़ के आओगे या किसी के हाथ भिजवाओगे। पालमपुर में हमने देखा कि आसपास की विलेजेस में मार्केट है, दूध का, जैगरी का, वीट का, डिमांड है तो लोग बना रहे हैं। जैसे जैसे विलेज और जुड़ती जाएंगी टाइम के साथ, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, गुड रोड्स, इनके थ्रू जुड़ती रहेंगी। इसे हम कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन भी कह देते हैं। ये पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं वो क्या पता बराबर आ जाए फार्मिंग के, दोनों का रेशो 50-50 हो जाए। ओके, सो यहाँ का चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में अपना डाउट आप लिख देना, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। सो यार थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक ये लेसन देखा। दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट लेसन। मैं चाहूँगा आप अपने थोड़ा सा सजेशन, एनीथिंग कुछ आपको गलत लगे तो आप मुझे प्लीज़ बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर यार, सेफ रहना, घर में रहना, बाहर मत निकलना, एंड टेक केयर। चलो बाय।